नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी चुनाव समिति की होगी बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक। 15 से 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में रहेंगे मौजूद। वहीं अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी भी बैठक में रहेंगे मौजूद। यूपी चुनाव प्रभारी बैजयंत जय पांडा भी होंगे शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। वहीं यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल भी होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें 15 से 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर भी मुहर लग सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि बीजेपी चुनाव समिति को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। यूपी को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें कि 15 से 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे अजय चौहान। अजय अजय आज की बैठक बड़ी बैठक मानी जा रही है। उम्मीदवारों के नाम लिस्ट जारी किए जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, वहीं जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री और राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। जिसमें कि प्रधानमंत्री जी का भी इसमें जो लिस्ट है जारी की जाए उसमें नाम रहेगा। साथ साथ सीतारमण का भी नाम शामिल रहेगा। कई ऐसे और नेताओं के नाम शामिल रहेंगे जो लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि लगातार जिस तरह बीजेपी तैयारी की गई थी, कल ये घोषणा होनी थी, लेकिन आज इसकी घोषणा की जाएगी क्योंकि बीजेपी हेडक्वार्टर में ये बैठक कुछ समय के बाद ही शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि इसमें ज्यादा ध्यान रखा गया है कि जो महिला जो 19 पर की गई थी, उस लगातार 33% से अधिक इस बार महिला को जो सीटें दी जा रही है, यानी कहीं ना कहीं महिला को जो बच्चा है वो ज्यादा रहेगा। क्योंकि जहां जहां पर सीटें बीजेपी हारी है, वहां पर ज्यादा फोकस किया गया है इसके अंदर। बता दें कि जिसमें आज 100 और 120 सीटों का नाम घोषित की जा सकते हैं इसके अंदर। आज अजय, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखा जा रहा है कि यूपी कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को भी फाइनल हो सकते हैं। क्या कुछ कहना है आपका इस पे? देखिए, यूपी का एक सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि यूपी ही की जो सीटें हैं लोकसभा की सबसे ज्यादा हैं। यूपी पर ज्यादा फोकस बीजेपी देती है लगातार। जिस तरह से पिछली बार भी बीजेपी ने यूपी के अंदर काफी सीटें जीती थी, उस बार जो सीटें हारी थी उस पर सबसे बड़ा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि लेकिन यह जरूर है कि लगातार यूपी का जो अगर गणित सामने आता है तो हो सकता है कि सबसे ज्यादा यूपी से ही फायदा मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से 370 400 पार का जो नारा है वो यूपी ही दिखाएगा कि आखिरकार कितनी सीटें आनी है। तो इसलिए बीजेपी लगातार यूपी के अंदर अपना फोकस बनाए हुए है और सबसे अधिक सीटों लेकर चले, क्योंकि वहां पर महिलाओं का जो वर्चस्व रहेगा। महिलाओं को जो सीटें इस बार यूपी के अंदर ज्यादा दी जा रही है, क्योंकि महिलाओं को सबसे ज्यादा महिला का जो वोट है, महिला का सम्मान है, जो महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो सुविधाएं दी गई थी उस पर ताकत किया गया। तो देखिए, जो लिस्ट जारी की जाएगी इसमें अहम जो उम्मीदवार होंगे उसमें रखे गई है महिलाएं। 35% अधिक महिला उसमें। लेकिन यह है कि जिस तरह से पहली लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें यह संभव हो जाएगा कि किसकी सीट कहां से कटी है और कौन नए चेहरे होंगे। अजय, कितने बजे ये बैठक होगी और क्या क्या आप बता सकते हैं कि कौन कौन से लोग इस सीट होंगे और जिन पर आज चर्चा हो सकती है? तो क्या देखिए, इसके अंदर राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे, लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और जेपी नड्डा इसमें मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे और जो अध्यक्ष हैं वो अमित शाह मौजूद रहेंगे, मंत्री मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री खुद इसको अध्यक्षता करेंगे। यानी कि जो लिस्ट जारी की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई की जाएगी, वो खुद इसको जारी करेंगे और उसमें देखेंगे किसको कहाँ से सीट दी जा रही है और हो सकता है कि कुछ बदलाव भी किया जाए इसमें। क्योंकि 100 से लेकर 120 नाम की तो तय किए गए हैं इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं आज जो पहली लिस्ट जारी की जाएगी यही 2024 का सबसे बड़ा मुद्दा माना जाएगा और यही सबसे बड़ी पहली लिस्ट जारी की जाएगी। जिन पर आज चर्चा हो सकती है वो कौन कौन से सीट हो सकते हैं अजय? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें सबसे पहला लिस्ट में नाम आ रहा है, क्योंकि वो बनारस से पहले भी सांसद हैं और अभी भी सांसद की तो वहीं से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। बाकी और भी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर गदावर रहे, जहाँ की बीजेपी हारी गई है, वहां सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि जो पिछले चुनाव हुए थे तो उसमें कई ऐसी सीटें थी जहाँ पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री और अमित शाह की निगरानी जिस तरह से तैयारी की गई है, उस सीट पर हो सकता है महिलाओं को सबसे पहले उतारा जाए। क्योंकि चाहे जिस तरह से अभी आजम खां रामपुर की बात कर लें या मुरादाबाद की बात कर लें, यहाँ पर गठबंधन रहता है,
लेकिन जिस तरह से उन्होंने 2 साल पहले आजम खान को हराकर बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिरोही को वहां पे उतार के वो जीत हासिल की, तो हो सकता है जो विपक्ष है ऐसी सीटों पर ही कई उम्मीदवार और जो चेहरे होंगे जो उनको उतारा जा सकता है इसमें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई। ईदगाह की संपूर्ण जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम पर करने की भी मांग की जाएगी। आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शाही ईदगाह मामले पर सुनवाई होनी है। जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम पर दर्ज करने की मांग पर भी सुनवाई होगी। प्रयागराज से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि 11:30 पे जस्टिस मयंक जैन सिंगल बेंच में सुनवाई करेंगे। मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई। शाही ईदगाह मामले पर आज सुनवाई होगी। ईदगाह की संपूर्ण जमीन मंदिर ट्रस्ट पर सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि पे शाही ईदगाह मामले पे आज सुनवाई होने वाली है। इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज एक साथ सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ये इलाहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सुनवाई होने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, आज की सुनवाई कितनी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो पिछले तारीखों पर भी इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है। हालांकि आज फिर इस पर सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी तमाम दलीलें पेश की हैं, वहीं हिंदू पक्ष ने भी अपना पक्ष रखा है। आज फिर इस सुनवाई को कंटिन्यू आगे सुना जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जो दोनों पक्ष हैं अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे, उसके बाद कोर्ट क्या रुख अख्तियार करेगा इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि हिंदू पक्ष लगातार अपने दावे पेश कर रहा है और उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो ईदगाह की जमीन है वो हिंदू जो मथुरा का है उसको दी जाए। साथ ही साथ जो याचिका है उसकी पोषणीयता पर भी सवाल उठाया है। करीब 18 याचिकाएं हैं अलग अलग, जिस पर कोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है और इन तमाम जो याचिकाएं हैं उस पर जो तमाम सवाल उठाए गए हैं, जो याचिकाकर्ता है उसको लेकर के दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे और उसके बाद कोर्ट अपना रुख साफ करेगा। अगर आज सुनवाई पूरी हो जाती है तो ये कहा जा सकता है कि कोर्ट इससे पहले भी इस मामले पर सुनवाई कर चुका है और उसके बाद उसने आज की तारीख एक बार दोबारा सुनवाई के लिए घोषित की थी। अब आज इस पर फिर सुनवाई होगी। दोनों पक्षों की तरफ से अपनी दलीलें पेश की जाएगी। जहां मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा, वहीं हिंदू पक्ष भी जो उसकी डिमांड है उस पर अपने एक तरह से दलीलें पेश करेगा। तो ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ तारीखों से इस पर सुनवाई चल रही है। काफी चर्चित मामला है और इसलिए निगाहें भी लोगों की लगी हुई है कि कोर्ट में जो चीजें हो रही हैं उसका अब क्या नतीजा आएगा। फिलहाल अभी दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों के जरिए अपनी बात को मजबूती से कोर्ट में रखने की कोशिश कर रहे हैं। शोएब, ईदगाह की जो पूरी जमीन मंदिर ट्रस्ट के नाम पर करने की मांग है, ऐसे में क्या कुछ तथ्य रखे जा सकते हैं? बिल्कुल, जो तमाम जो ट्रस्ट के पास जो उनके वकील की तरफ से कोर्ट में अपनी बातें रखी जा रही है, जिस तरह का वो दावा कर रहे हैं, जिस तरह की वो डिमांड कर रहे हैं, उसके साथ के रूप में जो उनके पास चीजें होंगी वो रख रहे हैं। फिलहाल मुस्लिम पक्ष उसके जवाब में क्या कुछ रख रहा है, मुस्लिम पक्ष की क्या तर्क है, ये दोनों प्रक्रियाएं कोर्ट में चल रही हैं। फिलहाल अब आज की सुनवाई में क्या कुछ चीजें कोर्ट में दोनों अपने अपने पक्ष में रखते हैं, कोर्ट इस पर क्या रुख अख्तियार करता है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो ट्रस्ट है वो दावा जरूर कर रहा है कि वो जमीन हिंदुओं की है और उन्हें उनके ट्रस्ट के नाम पर इस जमीन को दी जाए। वही मुस्लिम पक्ष अपने दावे कर रहा है। दोनों अपने अपने दावों में क्या कुछ साक्ष्य, क्या कुछ कोर्ट के सामने एविडेंस दे रहे हैं, इसका जरूर इंतजार रहेगा और कोर्ट इन तमाम जो दलीलें हैं, दावे हैं, उस पर कितना कन्विंस होता है तो कोर्ट को इस पर क्या कुछ लगता है, इसका इंतजार करने पड़ेगा। क्योंकि अभी
ये प्रक्रिया बहस के मुद्दे में चल रही है। दोनों अपने अपने तरफ से अपने अपने साक्ष्य और अपने अपनी बहस के जरिए अपनी दलीलों और अपनी बातों को रख रहे हैं। फिलहाल आज की सुनवाई में बहुत कुछ साफ होगा कि आज क्या कुछ निकल कर सामने आता है। शोएब, मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की भी मांग है। इस मामले में जल्दी सुलझाने में क्या मदद मिलेगी? बिल्कुल यही वजह है कि चूंकि ये अलग अलग करीब 18 मामले हैं जिसको एक साथ कोर्ट में सुना जा रहा है। ये डिमांड भी थी कि एक साथ उन्हें सुना जाए, और यही वजह है कि इसमें अलग अलग बिंदु है जहां कुछ याचिकाएं हैं जो इस बात के लिए है कि जो याचिका निचली अदालत में दाखिल की गई उसकी पौष्टिकता पर सवाल उठाया। वही जमीन जो है हिंदू पक्ष की तरफ से जो जमीन है ईदगाह की वो ट्रस्ट के नाम किए जाने की डिमांड की गई। तो इस तरह से अलग अलग जो याचिकाएं हैं उनको एक साथ फिलहाल को सुना जा रहा है। ये डिमांड भी थी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि आप अपने अपने जो पक्ष है जो अलग अलग याचिकाओं में सवाल उठाए गए हैं उस पर दोनों अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। इसलिए इस पर सुनवाई पिछली तारीखों पर भी चली थी और आज फिर इस पर सुनवाई हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शोएब इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। यूपी में राज्यसभा के नतीजे और विधायकों के पाले बदलने के बाद इंडिया गठबंधन के दोनों ही दल यानी सपा और कांग्रेस की नींदें उड़ी हुई हैं। एक तरफ जहां सपा को 8 विधायकों के नुकसान से सीधा झटका मिला है, तो वहीं यूपी में कांग्रेस के सपने देखने से पहले ही पानी फिर गया है, जिसके बाद यूपी में लगभग 9 सीटों पर गठबंधन का गणित चरमराया हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक सपा पर की, लेकिन कांप उठी कांग्रेस। सपा में बगावत, टेंशन में कांग्रेस। 8 लोकसभा सीटों पर विपक्ष का बिगड़ा समीकरण। रायबरेली और अमेठी में जीत को लेकर कांग्रेस ने जो सपना देखा था वो एक झटके में क्या चकनाचूर हो गया है। वैसे तो राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके और एक विधायक ने गैर हाजिर रहकर बीजेपी की खुली मदद की है, लेकिन अपने 8 विधायकों की बगावत से अखिलेश यादव हिल गए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस उम्मीद के साथ सपा से गठबंधन किया उस पर बवाल हो गया। बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक से कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली की सीट अब फंस गई है। इसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि रायबरेली की ऊंचाहार सीट से तीसरी बार विधायक विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे को तोड़कर बीजेपी ने साफ कर दिया है। अब रायबरेली में भी वो कमल खिलाने की कोशिशों में जुट गई है। यानी अगर अब रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ी तो उनके लिए राह आसान होगी। बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अमेठी में भी बीजेपी का पड़ला भारी है। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और महराजी प्रजापति को अपने पाले में खींचकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अमेठी में राहुल गांधी के लिए कांटों का ताज है। ऐसे में राहुल लड़ेंगे ये भी सवाल बन गया है। आपको बता दें कि राकेश सिंह लगातार 3 बार गौरीगंज सीट से विधायक हैं। तो वहीं महराजी प्रजापति की अमेठी में तगड़ी पकड़ है। अगर महराजी प्रजापति और राकेश सिंह ने लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रथ हाँका तो राहुल गांधी को एक बार फिर से शिकस्त झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक से सपा सन्नाटे में है तो कांग्रेस स्तब्ध है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने तो क्रॉस वोटिंग करने वालों को कुकुरमुत्ता कहते हुए साफ कर दिया है। ऐसा तो हर चुनाव में होता है। ऐसा है जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते, बीजेपी में टूटन हुई। जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। 1-2 और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं। चुनाव के वक्त तो ऐसा ही होता है। चुनाव के वक्त जनता डिसाइड कर देती है किसको रहना है किसको नहीं रहना है। तो वहीं लखनऊ से सपा विधायक और लोकसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने विधायकों की बगावत पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को बिकाऊ माल तक बता दिया। भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है।
भाजपा ये चाहती है कि विपक्ष पूरा खत्म हो जाए और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, प्रशासन और गुंडों का इस्तेमाल किया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। लोकतंत्र को भाजपा की सरकार समाप्त करने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरे दिन और रात भर जो विधायक हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल सपा में आए बगावत के तूफान से अखिलेश यादव हैरान है, तो वहीं बीजेपी मिशन 80 की राह पर है, तो कांग्रेस बेचैन। यानी ये तो अभी झांकी है, 24 की पिक्चर बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।